हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर से हम लोग आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। उसमें हम लोगों ने सूचीबद्ध किया था 1 बाय 1 11 नंबर तक गए थे। हमने कहा था सुपर 11 है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यूनिट वेक्टर के बारे में स्टडी किया था। तो पिछले क्लास से ही हम लोग ऑनवर्ड होते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़ाए थे, ये टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ वेक्टर, ध्यान रखा जाएगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये आपका टॉपिक चल रहा है। पिछले ही क्लास में हम लोगों ने समझाया था यूनिट वेक्टर, ये 11 नंबर पर इसका स्थान दिया हमने। अब यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग क्या कहा था कि मैथमेटिकली एक कैप जो यूज करते हैं, गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यही फार्मूला को पिछला लेक्चर में हमने बताया था। यही है यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा जान लेंगे आज कि यूनिट वेक्टर का उपयोग हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल बनाते हैं, हाउ टू सोल्व द न्यूमेरिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने शुरू से ही कहा था स्पाइनल कॉर्ड है वेक्टर एनालिसिस 11th के लिए या 12 के लिए। पूरे फिजिक्स में वेक्टर टाइटल सॉन्ग की तरह घूमता है। आप 11th में पढ़ते तो पढ़ना तो है ही हर चैप्टर। 12 का भी फर्स्ट स्टेप शुरू करेंगे यूनिट जब, तब भी आपको वेक्टर ही का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए वेक्टर के बारे में जितना डिटेल स्टडी ले सके आप लेने का प्रयास करें। और मैं भी अपने यूट्यूब चैनल के आर रिबल फिजिक्स के माध्यम से आपको मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि वेक्टर का ज्ञान एक अच्छे ज्ञान के तौर पर आप उभरे और आपको कंसेप्ट क्लियर कर दे। तो यहाँ देखिए यूनिट वेक्टर एक गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब हम लोग इसका कैसे उपयोग करेंगे, जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आराम से देखिएगा, आराम से। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, यदि कोई वेक्टर ए दिया हुआ इफ ए इजकल टू 2i प्लस 3j, देन फाइंड ए कैप कहे या यूनिट वेक्टर कहे, दोनों बात बराबर है। क्या है फॉर्मूला देखिए, गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो जो वेक्टर दिया हुआ है वो तो क्लियर है, ये दिया हुआ। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो देखिए मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सिखा देते हैं। जो i के साथ कॉफिशिएंट में है और जो j के साथ कॉफिशिएंट में है, साइन के साथ स्क्वायर करके ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। जैसे अब सीखिए 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9 यानी अंडर रूट 13। इस तरह मैग्नीट्यूड निकल गया। अब आपको निकालना है, देखिए नाउ ये सॉल्यूशन हो रहा। अब नाउ यूनिट वेक्टर ए गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, गिवन वेक्टर 2i प्लस 3j डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। दिस इज योर आंसर। कितना आसान है यूनिट वेक्टर निकालना, गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। एक अनदर एग्जांपल देख लें। इफ वेक्टर पे इजकल टू माइनस 3i प्लस 4j, then find its unit vector solution। पहला काम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। देखिए साइन के साथ हम बोले -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देखिए 9 और प्लस 16 आ गया 5। आपको तो निकालना है यूनिट वेक्टर पी कैप गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, गिवन वेक्टर -3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 5। दिस इज योर आंसर। आपको आराम से दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, यूनिट वेक्टर आराम से निकालते जा रहे हैं। अब इसको हम लोग शॉर्ट आउट करते हैं, जैसे आपको थोड़ा सा हल्का सा डिस्टर्ब करने के लिए ये बता सकता है। नंबर 3 में डाल दीजिए, इफ वेक्टर ए 4i प्लस 5j एंड वेक्टर बी 2i माइनस 3j, देन फाइंड
यूनिट वेक्टर ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट में वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, सेकेंड में बी का वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ बी, थर्ड में यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी, और फोर्थ में यूनिट वेक्टर ऑफ बी माइनस ए। गौर से देखिए, ए और बी का मैं नहीं निकालूंगा, इसलिए कि ए का तो बता दिए हैं, ए और पी इसी आधार पर, तो ए का इसी तरह निकाल दीजिएगा। ए का पहले मैग्नीट्यूड निकाल देना है, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना है। बी का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले बी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। तो जो पहला और दूसरा मैंने बताया वही समझिए यहाँ पहला और दूसरा है। हम एक बार थर्ड बता रहे हैं जो आपको अननोन है, अभी तक हमने नहीं बताया था। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन नंबर थर्ड आपका होमवर्क हो गया 1 और 2 HW। थर्ड में देखिए सॉल्यूशन आपको निकालना है ए प्लस बी का पहले, तो पहले ए प्लस बी ऐड कर लेंगे। देखिए ए और बी को ऐड कीजिए, 4 को 2 से ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, और 5 में -3 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। ये एडिशन हो गया। अब हमको तो ये इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। जो कॉफिशिएंट में एक ही तरीका, कोई अंतर नहीं है, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। देखिए 36 अब +4 देखिए 40, सिंप्लीफाई करेंगे तो ठीक, और नहीं तो 40 के अंडर रूट पर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको इसका कैप चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आ गया, तो इसका हम लोग यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी हम लोग निकाल देंगे। गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, आराम से। अब गिवन वेक्टर 6i + 2j और इसका अंडर 40, ये आपका आंसर आ गया। आराम से बना लिए। अब मन में आपको बात उठती होगी कि सर i j k बताए थे यूनिट वेक्टर में, और यहाँ हम i और j ही बता रहे हैं। तो एक थर्ड आपको अलग से क्वेश्चन हम लोग 4th नंबर पर ले लेते हैं कि इफ वेक्टर q इजकल टू i + 3j और -4k, देन फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। आराम से देखिए q का क्या पड़ा, अब तक q का मैग्नीट्यूड चाहिए। पहले हमको फर्स्ट स्टेप मैग्नीट्यूड निकालना, तो q का मैग्नीट्यूड कॉफिशिएंट नहीं कुछ है तो 1 है, 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ -4 का स्क्वायर, क्या हो गया 1 + 9 + 16 26 अंडर रूट। नाउ यूनिट वेक्टर गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, क्या हो गया i + 3j - 4k, यही आपका गिवन वेक्टर है, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। दिस इज योर आंसर। सिर्फ यही देखना है क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। आपको दिए गए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देना है और डिवाइड कर देना है गिवन वेक्टर में मैग्नीट्यूड से, इट विल गिव यू यूनिट वेक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक अलग टाइप का सवाल, ये तो बेसिक सवाल हुआ। अब एक आपको हॉट्स दिखा रहे हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग, जो जेईई और नीट में पूछता है, जिसको इंजीनियरिंग और मेडिकल का एग्जाम बोलते हैं, जेईई और नीट। तो उसके द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछा जाता है यूनिट वेक्टर पर। अब उस क्वेश्चन को मैं एक बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्टेड है, लेकिन कोई बात नहीं है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, सीखना है, आराम से देखा जाए। अब हम लोग सैंपल नंबर 5, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, बनाते चलेंगे, देखिएगा प्रॉब्लम की भरमार हो जाएगी। कहता है इफ 0.5i, ये दशमलव है ध्यान रखेंगे, प्लस 0.8j + ck इज ए यूनिट वेक्टर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, ये आपको 5 नंबर हो रहा है, साफ लिखा हुआ है 0.5i 0.8j + ck इज ए यूनिट वेक्टर के कैप है। देन फाइंड द वैल्यू
ऑफ सी, ये पूछ रहा आपसे क्वेश्चन, हल्का चेंज हो गया इसमें। दिया गया वेक्टर ही यूनिट वेक्टर है, तो आपको सी का वैल्यू निकालना। देखिए यहाँ खाली है, ब्लैंक। तो हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, फर्स्ट लाइन ही कल पिछले लेक्चर में बताया था, यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ चूंकि वैल्यू है नहीं, तो हम पूरे दिए गए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना मान लेंगे, 1, इसलिए कि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन, यानी सॉल्यूशन में देखिए ये दिया गया वेक्टर यूनिट वेक्टर है, सो वी हैव, देखिए 0.5 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर, अब प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, ध्यान दीजिए अंडर रूट इजकल टू 1। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बताए थे हम, कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, ऐड कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। वही चीज़ यहाँ भी करते हैं, देखिए कोफिशिएंट को स्क्वायर कर रहे हैं, कोफिशिएंट को स्क्वायर कर रहे हैं और इसका स्क्वायर रूट कर दिए, 1 हो गया। हम यदि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे या फिर ऐड कर दीजिए पहले 0.25, 0.64 प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट 1 हो गया। ऐसा करते हैं, इसको दोनों ओर स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब तो साफ हो गया ये, तो 0.89 प्लस सी स्क्वायर 1, देखिए सी स्क्वायर क्या हो गया, 1 में से 0.89 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सी बराबर अंडर रूट 0.1 हो। दिस इज योर आंसर। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह c बराबर 0.11, तो ये आपका आ गया c का वैल्यू। तो इस तरह आपने देखा कि डायरेक्ट दिया हुआ है तब भी यूज कर लिए, थोड़ा इनडायरेक्टली आपसे घुमा दिया तब भी बना दिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, चर्चाएं होती रहेगी, इस तरह हम लोग बनाते रहेंगे, सवालों से मुखातिब होते रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर को आगे बढ़ाते हैं, ये यूनिट वेक्टर था। अब हम लोग 12वां नंबर पर आते हैं, पोजीशन वेक्टर यानी 12 नंबर। अब हम लोग आते हैं 12 नंबर, पोजीशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, पोजीशन है यानी कि आप कहाँ पर हैं, आपका कहाँ लोकेशन है, उस वेक्टर को हम लोग कहेंगे पोजीशन वेक्टर। देखिए नंबर 12, पोजीशन वेक्टर। क्या कहता है पोजीशन वेक्टर, कहता है ये वेक्टर which gives the position of a particle with reference to origin of coordinates। कहता है वेक्टर which gives the position of a particle with reference to origin of the coordinate system is called its position vector। इस वेक्टर का काम क्या है, तो it helps to locate the position of particle, यानी पार्टिकल ओरिजिन से कहाँ पर है। देखिए साफ लिखा हुआ विथ रेफरेंस टू ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो नेचुरल है कि ये ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी ओरिजिन से आप कहाँ पर हैं, इस पोजीशन को लोकेट करने वाला वेक्टर कहलाएगा कौन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। जैसे एक छोटा सा फिगर देखेंगे क्लियर हो जाएगा, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, देख लीजिए, ये आपका पोजीशन हम लोग लोकेट करना चाह रहे हैं। ये कोई पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट XY है, यहाँ से हम इसका प्रोजेक्शन डाल दिए, ध्यान से देखा जाए ये ओरिजिन है, ये P पॉइंट है यानी O से P तक। अब आपको यही लोकेट करना है, यानी कि पार्टिकल P पर है, ध्यान दीजिए। तो जब पार्टिकल P पर है तो ओरिजिन से P पर का दूरी हम लोग निकालेंगे कि ओरिजिन से P तक का कितना डिस्टेंस है या कहाँ पर लोकेट है, यही आपको OP निकालना है। दिस वेक्टर को लोकेट करना है O से P तक। हम मान लेते हैं इस पोजीशन वेक्टर R है।
अब ये x और y दो आपका कोऑर्डिनेट है, तो नेचुरली ये इधर आपका x हो गया और इधर आपका y हो गया। ये पैरेलल टू ईच अदर है, इसलिए यहाँ यूज कर देंगे। देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ PM और यहाँ PN ये प्रोजेक्शन डाल दिए, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब तो क्लियर हो गया कि हमको P पॉइंट पर का पोजीशन लोकेट करना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में विथ रेफरेंस टू ओरिजिन। तो इसीलिए क्लियर हो गया कि फ्रॉम फिगर, देखिएगा ध्यान से, OP को हम पोजीशन वेक्टर R बताएंगे। अब R बताएंगे तो ये जो लोकेशन है O से P तक, तो कोऑर्डिनेट तो x y है, तो इसको हम कोऑर्डिनेट के टर्म में क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, लेकिन x के साथ रिप्रेजेंट करता है I और y के साथ रिप्रेजेंट करता है J। तो देखिए कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखा गया, वेक्टर के टर्म में लिखा गया, यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख दिए, डायरेक्शन को शो कर दिया, यानी पोजीशन वेक्टर OPR इजकल टू क्या होगा, XI प्लस YJ। देखिए फिगर है, वर्णन आप अपना से भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। कंसीडर ए पार्टिकल इज एट P whose coordinate is XY as shown in the figure. From figure its position vector is R. So in terms of vector we may write OP is equal to vector R is equal to XI plus YJ। अब गौर से देखिए, जब ये आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते हैं आप, कोऑर्डिनेट को स्क्वायर कर देंगे कोफिशिएंट को और वर्गमूल निकाल करके ऐड कर देंगे, आराम से इक्वेशन 1 आ गया। कहाँ पर है ये तो लोकेट हो गया, इसका क्लियर हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी आप यूनिट वेक्टर में जितना भी था देखे थे आप, जो भी कोफिशिएंट था आई के साथ और जे के साथ स्क्वायर करके ऐड कर दिए, वर्गमूल निकाल दिए, ये आपका हो गया पोजीशन लोकेट कर दिया, मैग्नीट्यूड। लेकिन ये तो एंगल भी बना रहा, मान लेते हैं थीटा बना रहा, तो इसका मतलब एफ वेक्टर आर मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा तब तो ये स्लोप बनाएगा, तो डायरेक्शन का वैल्यू आपको पता चल जाएगा कि क्या डायरेक्शन इसका होगा। ध्यान से देखिए, देन फॉर इट्स डायरेक्शन हम लोग क्या निकालते हैं, स्लोप, और स्लोप ऑलवेज टेन थीटा, और टेन थीटा बी बाई एच यानी बी बाई पी। देखिए पी बाई बी, टेन थीटा पी बाई बी, ध्यान रखना है, क्योंकि आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का ज्ञान पहले से है। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस तो यहाँ वाई बाई एक्स, इसलिए ध्यान रखना है टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स। तो ये आपका स्लोप बनेंगे, यानी कि टेन थीटा निकला तो डायरेक्शन थीटा निकल जाएगा आराम से tan इनवर्स वाई बाई एक्स। इस तरह मैग्नीट्यूड भी पता चल गया और डायरेक्शन भी पता चल गया, इसी को बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर। यानी क्लियर है कि वेक्टर व्हिच गिव्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रेफरेंस टू ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड इट्स पोजीशन वेक्टर। यानी ओरिजिन से कितनी दूरी पर कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, उसका पोजीशन क्या है, यानी उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और वह कितना डायरेक्शन के साथ है, यानी एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल बना रहा है, आपने निकाल दिया, थीटा बराबर tan इनवर्स वाई बाई एक्स। अभी आप जो सवाल बनाए थे उसी का एक यहाँ रूप दे देते हैं हम, सैम्पल प्रॉब्लम। देखिए जब कभी चर्चा होती है मैं स्वयं सैम्पल प्रॉब्लम डाल देता हूँ। देखिए सैम्पल प्रॉब्लम कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड, फर्स्ट नंबर दे देते, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इजकल टू आई अब प्लस जे। देखिए हमने क्या छोटा सा दे दिया, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए बराबर आई प्लस जे। चूँकि इसमें आप लोकेट किए एक्स वाई में, तो आई और जे में ही लिखे सवाल को। अब देखिए हमको बनाना सवाल को सोल्व करना है, तो सोल्व करते हैं। क्या है यहाँ मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड निकल गया, यानी ए आपका हो गया। कोफिशिएंट में देखिए यहाँ बताए थे नहीं ऐड, यदि मल्टीप्लाई है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट 2 हो जाएगा। देखिए आंसर आ गया। मैग्नीट्यूड क्लियर, डायरेक्शन निकालना है, तो देखिए फॉर डायरेक्शन टेन थीटा वाई बाई एक्स, तो फॉर डायरेक्शन
टेन थीटा वाई बाई एक्स, क्लियर कर देंगे। टेन थीटा वाई, देखिए जे के पीछे वाई, आई के पीछे एक्स, तो जे के साथ क्या है 1 और वाई के साथ भी है 1, तो देखिए 1/1 1, और ये 10 में कितना डिग्री 45 डिग्री, तो 10 में 45 हो गया तो थीटा हो गया 45 डिग्री। देखिए निकल गया, आराम से बन गया, डायरेक्शन भी निकल गया, मैग्नीट्यूड भी निकल गया। अब मान लेते हैं ऐसा सवाल हो जो डायरेक्टली एंगल को शो न करता हो, तब ऐसी स्थिति में आप खोजिएगा कि एंगल तो निकला नहीं सर, कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा रूप आएगा वैसे ही रूप उसको हम लोग पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ सवाल नंबर 2 कर देते हैं हम, फाइंड द मैग्नीट्यूड, find the magnitude and डायरेक्शन ऑफ, देखिए वेक्टर बी डाल दिए और यहाँ दे दिए 3i और -2j, कोई बात नहीं है, यहाँ मैग्नीट्यूड तो आप निकालना सीख ही लिए आप, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 4 + 9 √13, देखिए आंसर हो गया ये मैग्नीट्यूड। फॉर डायरेक्शन ध्यान दिया जाए, फॉर डायरेक्शन टेन थीटा निकालेंगे, y/x, देखिए y के पीछे साइन के साथ -2 और ये x के जगह, क्योंकि i के साथ लगा रहता है वो x होता है और j के साथ जो लगा रहेगा वो y होगा, इसलिए ध्यान रखेंगे। देखिए टेन थीटा -2/3, डायरेक्टली टेन थीटा का ये वैल्यू होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा बराबर tan को इधर कर देंगे, tan इनवर्स y/x, तो ये आपका आंसर हो गया। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, आराम से निकल जाएगा। तो देखिए ए निकल गया, बी निकल गया, इस तरह 1 और 2 सवाल आराम से आपने निकाल लिया। ये था कौन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। याद रखिएगा पोजीशन वेक्टर में कहीं कोई टेंशन लेने का नहीं। जैसे थर्ड है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, वेक्टर पी डाल दिए, ध्यान दीजिएगा 2√3i अब +2j। देखिए अब तो क्लियर है, सॉल्व कर देंगे। पी दिया हुआ है 2√3i +2j, हम लोग क्या करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड चाहिए तब डायरेक्शन चाहिए, आराम से लिखते चलेंगे, आराम से, हाँ आराम से, थोड़ा सा फास्ट भी रहेंगे, अब स्पीड को बढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे। देखिए 2√3 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ऐड कर सकते हैं आप, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 को 3 से गुना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये 4 हो गया, 12 4 16 का वर्गमूल 4 हो गया। देखिए मैग्नीट्यूड निकल गया। फॉर डायरेक्शन टेन थीटा y/x, y j के पीछे कितना है 2, x से कितना है 2/2√3, 2 से 2 कैंसिल आउट। देखिए टेन थीटा इजकल टू 1/√3 और 1/√3 10 में 30 डिग्री, 10 कैंसिल आउट, निकल गया 30 डिग्री। ये आपका डायरेक्शन हो गया, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। इस तरह आप पोजीशन वेक्टर क्लियर कर लिए आप। अब हम लोग नंबर आते हैं 13 पर। अब हम लोग आते हैं, हम लोग 13 पर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 13 नंबर। पोजीशन समझ गए तो डिस्प्लेसमेंट में समय नहीं लगेगा। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाने को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहता है वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल,
विथ रेफरेंस टू ए पॉइंट अदर दैन ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहने का मतलब है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चले जाते हैं तो माना जाता है कि आप डिस्प्लेस कर दे, यानी कि पोजीशन को आपने बदल दिया। ऐसे वेक्टर को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन को बदल देना, यानी इसमें क्या होगा, ए वेक्टर व्हिच गिव्स द position of a particle with reference, ये reference है, ध्यान रखें, with reference to a point other than origin of coordinate system is called डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहता है वेक्टर व्हिच गिव्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रेफरेंस टू ए पॉइंट अदर देन ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे देखिए आप यहाँ एक आपका ये पोजीशन हमने लिया, एक पोजीशन ये ले लिया, ये P पर है, इसका R पोजीशन है, ये P से क्या हुआ, Q पर चला गया। जब P पर था तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था, x1 y1। जब इस पर गया तो क्या हो गया, x2 y2। जब P पर था तो पोजीशन वेक्टर r1, जब Q पर गया तो पोजीशन वेक्टर r2। ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। अब ये आपका गौर से देख सकते हैं आप, P से Q चला गया, तो यहाँ से O से P पर, जब P पर लोकेट था तो इसका पोजीशन था, कोऑर्डिनेट था x1 y1। जब P से Q पर चला गया तो x2 y2, तो नेचुरली P से Q पर जब चला गया तो डिस्प्लेस कर गया। ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए डेल्टा R, यानी R2 में से यदि R1 को घटा लिया जाए तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आराम से आप इसको बना सकते हैं फ्रॉम फिगर, पोजीशन निकाल लेंगे। देखिए R1 x1i प्लस y1j, और ये OP को बता रहा, R2 x2y प्लस y2j, ये OQ को बता रहा। अब नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है कि कोई पार्टिकल कुछ समय के बाद P से Q पर पहुंच जाती है। आफ्टर सम टाइम ए पार्टिकल रीचेज फ्रॉम P टू Q, उस स्थिति में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए डेल्टा R, अब R2 में से R1 घटा देंगे डायरेक्ट, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j, ये आपका डेल्टा R, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल गया वेक्टर टर्म में, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। अब इसका मैग्नीट्यूड तो आराम से निकाल लीजिएगा आप। क्या करेंगे, कोफिशिएंट के स्क्वायर करके जोड़ देंगे और इसका वर्गमूल ले लेंगे। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल गए। ये 10th क्लास में मैथ में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े थे आप, और उसमें पढ़ाई होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर जो y1 माइनस y2 का स्क्वायर। हम कहते हैं अंदर में माइनस हो या प्लस, स्क्वायर तो प्लस ही होगा, यहाँ भी माइनस हो या प्लस, स्क्वायर प्लस ही होगा। इसलिए x1 में से x2 को घटाइए या x2 में से x1 को घटाइए, मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपको आराम से बन गया। तो इस तरह आपने देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, पोजीशन का चेंज है। यानी एक यदि पोजीशन वेक्टर जान गए आप तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर पहुंचने को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। यानी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल के डिस्प्लेस को दिखाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम लोग आते हैं नंबर 14।
जीरो वेक्टर। इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर से हम लोग अवगत होते जा रहे हैं। आराम से देख लीजिए, नंबर 14 आ रहा है, जीरो वेक्टर। नामे से क्लियर हो रहा होगा कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, ऑल्सो कॉल्ड नल वेक्टर। जब जीरो है तो इसके पास क्या होगा, कोई फिक्स डायरेक्शन ना होके आर्बिट्ररी डायरेक्शन, जिधर मन होगा उधर, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ। और रिप्रेजेंटेड, इसको जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो पर तीर लगा देंगे तो ये जीरो वेक्टर हो जाए। हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे। देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड तीनों, ध्यान देंगे आप। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब देखिए जीरो मैग्नीट्यूड होने के कारण, देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड जीरो, तो जीरो तभी ना होगा जब इस ओरिजिन के पास, जैसे ये ओरिजिन हमने लिखा तो ये जीरो जीरो जीरो, एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो, इसका मतलब यहीं पर है। तो इसका इच्छा है कि हम एक्स तरफ भी हैं, वाई तरफ भी हैं, जेड तरफ भी हैं, ऐसे को बोला जाता है आर्बिट्ररी डायरेक्शन, यानी नॉट इन ए फिक्स डायरेक्शन। यानी उसका ना एक्स होगा, ना वाई होगा, ना जेड होगा, जैसी मेरी मर्जी, जैसी तेरी इच्छा, एज यू डिजायर। इस स्थिति को बोलते हैं आर्बिट्ररी डायरेक्शन और रिप्रेजेंटेड बाय जीरो वेक्टर। यही है, इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं, खाली एकदम, कोई मैग्नीट्यूड नहीं, दैट इज एम्प्टी। अब इसके कुछ फिजिकल मीनिंग है, यानी फिजिकल मीनिंग का मतलब ये हुआ कि कब हम जीरो वेक्टर की कल्पना करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी ही नहीं है, तो वैसी स्थिति को उसको जीरो वेक्टर बोलेंगे। इसको हम लोग हटा देते हैं, ये तो आप पहले से जान चुके हैं, उतार लिए होंगे, आराम से समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको आराम से हटा देते हैं। अब जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ फिजिकल मीनिंग समझ लेते हैं। यहीं हम लोग फिजिकल मीनिंग ऑफ जीरो वेक्टर जैसे समझाते हैं हम आपको। जब बॉडी कोई एट रेस्ट रहता है, मान लीजिए बॉडी एट रेस्ट है, जब बॉडी एट रेस्ट है दैट इज क्या हुआ, वेलोसिटी इज जीरो वेक्टर, वेलोसिटी इज जीरो वेक्टर। वेलोसिटी इसके पास है ही नहीं, क्लियर हो गया। मान लेते हैं दूसरा, कोई बॉडी को ऊपर की ओर फेंका और अपने हाथ में उसी तरह रिसीव बैक हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो वेक्टर। इसका मतलब व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड एंड received back by the thrower at same place, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। जिस स्थान पर गए फेंके थे उसी स्थान पर वापस आ गया, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल आर एट द सेम प्लेस, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो। हमेशा ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है, जहाँ से फेंके थे उसी स्थान पर कैच कर लिए, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। यदि यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो एक्सीलरेशन वेक्टर जो होगा वो जीरो होगा। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बॉडी चलेगी तो एक्सीलरेशन उसका क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। इस तरह फिजिकल मीनिंग हो गया। और एग्जाम में यदि फर्स्ट टर्म में यूनिट टेस्ट में पूछता है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, कुछ नहीं, किसी वेक्टर ए में जीरो वेक्टर जोड़ेंगे तो वही वेक्टर देगा, यदि किसी वेक्टर ए में से जीरो वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वही वेक्टर ए देगा, और यदि किसी स्केलर कांस्टेंट में मान लीजिए हम जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो दे देगा। म्यू क्या है, स्केलर कांस्टेंट है,
तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह हमको दे देगा। अब हम लोग लास्ट टाइप पढ़ते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जो रियली में किसी वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन या जिस किसी भी कारण से हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो आज हम लोग परिभाषा बताएंगे, फिर हम लोग रिजल्टेंट की चर्चा लगातार करते रहेंगे, थोड़ा सा जान जाएंगे कि व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर, यानी लास्ट एंड फिफ्थ टाइप में जिसको डालते 15वां। मुख्य आपको हम बता दिया, आपको रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए रिजल्टेंट क्लियर है, ये सिंगल वेक्टर है, कहता है सिंगल वेक्टर व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर डू इज कॉल्ड ए रिजल्टेंट वेक्टर। ध्यान दिया जाएगा गौर से। ए सिंगल वेक्टर व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट as the individual vectors together do called a resultant vector। इसी को रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। जैसे एक सामान्य सी बात देखिए कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर दो फोर्स लग रहा है, एक F1 और एक F2 सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में तो है तो क्या होगा, जुट जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसी का हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर R। रिजल्टेंट को R से लिखेंगे तो R इजकल टू क्या हो गया, फोर्स F1 प्लस F2। ध्यान दीजिएगा, एक वो पॉइंट हम कर दिए। तो वो पॉइंट पर एक फोर्स F1 है, उसी पॉइंट के साथ F2 लग रहा है, अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन लग रहा है, दोनों को ऐड कर दिए तो रिजल्टेंट वेक्टर हमको निकल गया। यानी दो अलग अलग वेक्टर मिलके जितना फोर्स लगाया उतना अकेले ये R दोनों के सम के बराबर निकाल दिया। तो ये सिंगल वेक्टर R कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। लेकिन यदि यही बात उठ जाती है कि नहीं, एक फोर्स इधर खींच रहा, दूसरा फोर्स इधर खींच रहा, ये पार्टिकल का कोई पॉइंट है, वो पॉइंट पर ही, तो अब देखिए एक इधर है और एक इधर है, तब इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए फिर दोनों का सम करेंगे, लेकिन साइन के साथ हमेशा ध्यान रखेंगे वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ साथ होते हैं। तो यहाँ भी हम लोग R लिखेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर देखिए F1 प्लस माइनस ऑफ F2 अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए एक ही बार में लिख देंगे हम लोग F1 माइनस F2। तो ये रिजल्टेंट हो रहा। अब सोचिए हम अपने क्लासरूम की बात करते हैं, आप 60 स्टूडेंट हैं, अब 60 आदमी यदि 10-10 न्यूटन का बल लगाकर 600 न्यूटन का बल लगाए और अकेला मैं यदि 600 न्यूटन का बल लगा दूं तो मैं हो जाऊंगा सिंगल वेक्टर और मैं हो जाऊंगा रिजल्टेंट आप सबों के बदला में। तो याद रखा जाएगा, ए सिंगल वेक्टर व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर डू इज कॉल्ड ए रिजल्टेंट वेक्टर। याद रखा जाएगा, यही है रिजल्टेंट वेक्टर। इस तरह हम लोग आज टाइप्स ऑफ वेक्टर को पढ़ लिए। ऑल द बेस्ट, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ विदा चाहिए। टेक योर सेल्फ, सबा खैर, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।